हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम 10 एमसीक्यूज देखेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन एंड फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आप रिवाइज कर सकते हैं अपने एंटी डिफेक्शन को और फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल को। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, who among the following is the deciding authority regarding the question of disqualification of a member of parliament arising on the grounds of disqualification for defection? ए है दैट इज इलेक्शन कमीशन, बी आपको देखने को मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी आपको देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट, और इज इट डी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ना सिंपल है, अगर आपने एंटी डिफेक्शन पढ़ा है ना, अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करते हैं तो इसके लिए डिटेल्स जान लेते हैं। आपको 52nd, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी, सो 52nd अमेंडमेंट से आपको देखने को मिलता है हमने यहाँ पर 10th स्केड्यूल, कौन सा स्केड्यूल, 10th स्केड्यूल ऐड किया था। और आपको क्या देखने को मिलता है, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था, राइट। सो आपसे पूछा गया है कि एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन के बेसिस पे कौन डिस्क्वालीफाई कर सकता है मेंबर्स को। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है डी, सिंपल है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। सो अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पीकर देखने को मिलता है। ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करते हैं तो स्पीकर देखने को मिलता है। राज्यसभा की बात करते हैं तो चेयरपर्सन देखने को मिलता है, चेयरमैन। तो जो भी प्रिसाइडिंग हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा हाउस का, वो ही डिसाइड करता है कि केसेस को, एंटी डिफेक्शन लॉ के केसेस को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। फर्स्ट आपको देखने को मिलता है एज पर द प्रोविजन ऑफ 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, a member of either house of the parliament belonging to any political party who is disqualified on the grounds of defection also be disqualified to be a member as a minister, right। Next हम देख सकते हैं the 91st amendment act of 2003 provides the disqualification on grounds of defection not to apply in case of split। अगर split हो गया है तो यहाँ पर केस अप्लाई नहीं होगा। 91st अमेंडमेंट दी गई है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी, नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर 91st अमेंडमेंट के बारे में पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं। आंसर है यहाँ पर बी, दैट इज 2 ओनली। ना यहाँ पर जो 52nd अमेंडमेंट लिखा है, ये 52nd अमेंडमेंट नहीं बट ये 91st अमेंडमेंट है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। अगर सपोजिटली किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, सो अगर डिफेक्शन, और वो एक मिनिस्टर भी था, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट था, वो मिनिस्टर भी था, तो वो मिनिस्टर भी सीज कर जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 91st अमेंडमेंट से किया गया था, 52nd अमेंडमेंट से नहीं। ऐसे ही बी बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 91st अमेंडमेंट क्या कहता है कि भाई यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, अगर स्प्लिट हो रहा है तो यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। जैसे अभी हम बात करते हैं तो आपको मर्जर देखने को मिलता है, तो 2/3 मेंबर्स अगर यहाँ पर अग्री करते हैं कि हम दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाएगा। डन, क्लैरिटी है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a member of the house belonging to any political party becomes disqualified from being a member of the house if he voluntarily gives up his membership of that political party। A nominated member is disqualified for being a member of the house if he joins any political party before the expiration of 6 months from the date on which he takes the seat। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट डी, नन ऑफ द अबव। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता है, आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका ए, दैट इज 1 ओनली। देखिए, अ मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर वो वॉलंटरली मेंबर है, वो इलेक्ट होके आया है, लेकिन अब वो बोल रहा है कि भाई मैं अपनी पार्टी लाइंस के अकॉर्डिंग नहीं चलूंगा। सो यहाँ पर आप वॉलंटरी जब आप अपनी गिव अप कर देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है विद इन 6 मंथ्स, जिस दिन वो सीट पे बैठा है विद इन 6 मंथ्स अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। सो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। सो जो भी नॉमिनेटेड मेंबर है उसको 6 महीने का विंडो पीरियड दिया जाता है। उस विंडो पीरियड में आप क्या कर लीजिए, आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है जी। सो आंसर बन जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is empowered to make rules to give effect to the provisions of 10th schedule?
10th शेड्यूल के प्रोविजंस कौन बना सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस और जॉइंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन सिंपल स्टेटमेंट है, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। सो एम्पावर्ड टू मेक रूल्स, कौन बना सकता है रूल्स, कौन किसको एम्पावर किया गया है? हाँ जी, सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका सी, अगेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए। सो पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो आपको दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेमस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर while deciding a question under the 10th schedule function as a tribunal? So Minerva Mills केस, इंदिरा साहनी केस, आयर कोहेलोस केस और किहोतो हॉलन केस। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब डिफेक्शन के बारे में बात की जाती है 10th शेड्यूल के तहत, तो वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो कैसे फंक्शन करता है? एक ट्रिब्यूनल की तरह फंक्शन करता है। तो यहाँ पर कौन से केस में ये बोला गया था? अगेन सिंपल है, इस केस से रिलेटेड अगर हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं तो आपको एक ही मेन केस देखने को मिलता है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका, दैट इज डी, किहोतो हॉलन केस। ना किहोतो हॉलन केस में भी यही कहा गया था कि भाई ये एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, प्लस अगर हम यहाँ पर सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यहाँ पर जो डिसीजन दिया गया है स्पीकर के द्वारा वो फाइनल बाइंडिंग नहीं होगा, उस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर 10th शेड्यूल 2। डन, क्लैरिटी है? सो ये आपको किहोतो हॉलन केस देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। अ स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेजिग्नेट्स सर्टेन एरियाज एज शेड्यूल्ड एरियाज and tribal areas under the 10th schedule of the constitution. The 6th schedule of the constitution deals with the administration of tribal areas in the 4 northeastern states. कौन सी हैं? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। So आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, और इज D, none of the above। सिंपल है, एक स्पेशल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का डेजिग्नेट किया गया है, उन्होंने कहा है 10th शेड्यूल में, और यहाँ पर आपको 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिल रही है जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज की बात की जा रही है। सो आपको स्टेटमेंट करेक्ट बताना है, कौन सी करेक्ट है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर देख लेते हैं, आंसर डी है। देखिए यहाँ पर 10th शेड्यूल नहीं है, जब हम स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज की बात कर रहे हैं तो आपको शेड्यूल 5 में देखने को मिलता है। किसमें? शेड्यूल 5। सो ये 10th शेड्यूल नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा भी इनकरेक्ट है, यहाँ पर 4 नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज की बात की गई है, तो एक तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, लेकिन मणिपुर नहीं, बट क्या है? मिजोरम। ठीक है, सो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। ठीक है, सो आंसर याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। डन, सो इट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं विद रेफरेंस टू 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट डज नॉट एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरियाज because the governor has special responsibility regarding such areas. The governor of the state has to submit a report to the legislature regarding administration of such areas annually or whenever so required. So आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? 1 only, 2 only, both 1 and 2, और is it D, none of the above. So आपसे पूछा गया है शेड्यूल्ड एरियाज की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो किसको दे रखी है? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है डी। अगेन यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो नाउ अगर हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है किसकी? शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इन एनी स्टेट एक्सेप्ट 4 स्टेट्स जो आपको 6th शेड्यूल में दे रखी हैं, AMTM, दैट इज असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर की बात करते हैं, पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू शेड्यूल्ड एरियाज। भाई शेड्यूल्ड एरिया के जो पावर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, वो इनको मिलती हैं। ठीक है, हेरेन हाउएवर द गवर्नर हैज अ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सच एरियाज। स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर ही किसको दे रखी है? शेड्यूल्ड एरियाज को ही दे रखी है, गवर्नर के पास नहीं है एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 अगेन इनकरेक्ट है, तो आप देख सकते हैं गवर्नर हैज टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। याद रखना है, किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को सबमिट करता है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज एनुअली। सो यहाँ पर लिखा गया था कि सबमिट करता है रिपोर्ट लेजिस्लेचर को, नहीं जी, यहाँ पर रिपोर्ट किसको सबमिट करी जाती है? प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। डन, क्लैरिटी है? ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो आपको 6th शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। द गवर्नर कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ट्राइबल एरियाज और ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट।
The governor can appoint a commission to examine and report on any matter relating to the administration of autonomous districts. The commission appointed by the governor can dissolve a district or regional council on the recommendation of the President of India. Correct statements बतानी है 1 and 2, 2 and 3, 1, 2, 3 और is it 1 and 3? So आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से रीड कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है. सो आंसर ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर देख लेते हैं. आंसर बन जाता है आपका फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है. देखिए जो गवर्नर है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है कौन से एरियाज को, ट्राइबल एरियाज को, और वहां पर क्या कर सकता है, इट कैन ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स. सो बेसिकली यहां पर गवर्नर को पावर दे रखी है. सेकेंड स्टेटमेंट, जो गवर्नर है वो एक कमीशन बिठा सकता है जिससे कि वो एग्जामिन करेगा, रिपोर्ट करेगा टू एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इश्यूज दैट देयर आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द autonomous districts. Now the commission appointed by the governor can dissolve a district or regional council. नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट हैं या स्टेट लेजिस्लेचर के हैं, दे डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स. और ये अप्लाई कैसे किए जा सकते हैं, जो गवर्नर है वो अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन to examine and report on any matter, and governor, not president, may dissolve a district or regional council on the recommendation of the commission. So basically यहाँ पर जो incorrect statement था वहाँ पर था president. So governor basically उन recommendations पे, क्योंकि वो recommendations किसने दी हैं, वो उस कमिटी ने दी हैं ना. अगर कमिटी यहाँ पर recommend करता है कि यहाँ पर आप dissolve कर सकते हैं autonomous districts को, regional councils को, वो आप कर सकते हैं. लेकिन कौन करेगा, it is the governor, क्योंकि special responsibility किसको दे रखी है, governor को ही दे रखी है. Done? Okay. Next question पे move करते हैं. Question number 9. With reference to fifth schedule, आपको बताना है कौन सी statements correct हैं. The Constitution requires the President to appoint a commission to report on the administration of scheduled areas and welfare of the scheduled tribes in the state. The first such commission was appointed in 1960, headed by Dilip Singh Bhuria. The President can appoint such a commission at any time, but compulsory after 10 years of the commencement of the Constitution. Correct statements बतानी है 1 and 3, 1 only, 1, 2, 3, or is it 2 and 3? So again, वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. थोड़ा फैक्चुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है आपका ए, दैट इज 1 and 3. सो आप देख सकते हैं पहला और दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, कमीशन बढ़ा सकते हैं जिससे कि वो रिपोर्ट कर पाएंगे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में. दूसरा, फर्स्ट सर्च कमीशन आपको यहाँ पर धेबार कमीशन बैठा हुआ देखता है 1960 में, ना कि भूरिया कमीशन. सो इट वाज दी धेबार कमीशन, तो इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. जो प्रेसिडेंट है वो कमीशन कभी भी बना सकता है एट एनी टाइम, बट compulsorily after 10 years of the commencement of the constitution. Again factual है, you have to remember, right? So answer देख लेते हैं 1 and 3. So explanation आप देख सकते हैं. जो पहला बैठा था 1960 में, it was headed by UN Dhibar Commission and submitted its report in 1961. 1961 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है. एंड सेकंड जो आपको देखने को मिलती है, इट वाज दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 2002 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 2004. तो पहली जो कमेटी बैठी थी वो कौन सी थी, इट वाज धिबार कमेटी. डन. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. इफ देयर आर वेरियस ट्राइब्स इन एन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं, who among the following divides this autonomous district into several autonomous regions? So यहाँ पर कौन डिसाइड करता है कि इसको autonomous districts में several autonomous regions बनाए जाएंगे? Is it the President of India, Governor of the state under recommendation of the President, or is it none of the above? Again a factual question. So basically अगर एक autonomous district exist करता है और उसमें बहुत सारी tribes आपको दिखने को मिलती हैं, now ये जो tribes हैं ये कौन डिसाइड करता है कि यहाँ पर several autonomous regions बनाए जाएंगे? So वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए. ओके, लेट्स सी द आंसर. आंसर बन जाता है बी, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट. सो याद रखना है, गवर्नर यहाँ पर वेरियस डिवाइड कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स. ठीक है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को बांट सकता है कितने में, सेवरल ऑटोनॉमस रीजन्स में. डन. अब आपने क्या करना है, आई होप आपको यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जो आपका 5th और 6th शेड्यूल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी इससे क्वेश्चंस पूछ रहा है, एचएएस भी पूछ सकता है. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है. आपने क्या करना है, 5th and 6th शेड्यूल को अब लक्ष्मीकांत आपने उठानी है, दोबारा रीड करना है वर्ड बाय वर्ड. कहाँ पर प्रेसिडेंट लिखा है, कहाँ पर गवर्नर लिखा है, यहाँ पर आपको हमेशा जजमेंट होनी चाहिए. राइट. सो दिस वाज इट. आई होप यू लाइक द सेशन. थैंक यू वेरी मच.